में उपस्थित सभी सदस्य राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम, वंदे। मंगल भावना के साथ आज की कार्यवाही को प्रारंभ किया जाएगा। मन में सुंदर भावों का एक दीपक जलाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाकर हम सब एक हो जाएं। भावना के साथ आज की कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम शपथ ग्रहण होगा। मुख्य सचिव जी नए सदस्य को शपथ ग्रहण करवाएंगे। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री स्नेहा कुमारी शपथ ग्रहण करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं स्नेहा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अब करनाल लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सुश्री अदिति शपथ ग्रहण करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा? महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? In English language. I am Aditi, having been elected a member of the Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my law establishes, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय प्रधानमंत्री जी नवनिर्वाचित सदस्यों का सदन से परिचय करवाएं। युवा संसद में उपस्थित सभी मंत्रियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं सदन के सदस्यों से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी। वित्त मंत्री कुमारी सिया, शिक्षा मंत्री कुमारी भावना, कृषि मंत्री कुमारी जया, ऊर्जा मंत्री कुमारी नेहा, जल संरक्षण मंत्री कुमारी वंदना, महिला एवं बाल विकास मंत्री कुमारी रेणु, गृह मंत्री कुमारी निशा, खेल मंत्री कुमारी प्रतिभा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती, रक्षा मंत्री कुमार आदेश, पर्यटन मंत्री कुमार साहब, नवनिर्वाचित सदस्य कुमारी स्नेहा और अदिति। अत्यंत शोक के साथ आप सभी को अवगत कराना पड़ रहा है कि श्रीमान हफीज मोहम्मद सिद्दीक जी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपनी मुहिम शामिल करती हूँ। श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेता थे, बल्कि एक जिम्मेदार सांसद समाज सुधारक भी थे। इसके अलावा वे एक अच्छे शिक्षाविद थे। उनके द्वारा नशा उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए किया गया कार्य उल्लेखनीय है। उनकी आकस्मिक मृत्यु से मैं बहुत व्यथित महसूस कर रही हूँ। माननीय महोदय, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। विपक्ष पार्टी की सदस्य कुमारी खुशी, आप भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी जी एक साधारण परिवार से थे। वो गरीबों के दुख दर्द को यूं ही समझ पाते थे। शायद इसीलिए उन्होंने
अपना कीमती समय ज्यादातर गरीबों की तरक्की के लिए अर्पित किया है। महोदय, मैं पूरी समृद्धि की ओर से सिद्धि स्वभाव के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सदन में उपस्थित सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। ये शोक पत्र मुख्य सचिवालय द्वारा परिवार के सदस्यों के पास पहुंचाया जाए। जी महोदय। आज की कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है। मुख्य सचिव जी, आज का एजेंडा एवं प्रश्नों की सूची वितरित कीजिए। कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। मैं आपके द्वारा सभी सभासदों को यह बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने वर्ष 2014 में निवेश को सरल बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना बनाने, व्यवसाय को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया की पहल शुरू की है। सरकार ने निवेश को एक अनुकूल मौका देने और मेक इन इंडिया में तेजी लाने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इंडिया शामिल है तथा देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धाओं की संख्या में सुधार करने के सैकड़ों का इवेंट शामिल है। मैं अपनी संसद साथी को यह भी बताना चाहती हूँ कि इसमें 27 सैकड़ों को भी शामिल किया गया है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र हों तथा 12 जैविक क्षेत्र होकर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सभा के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने के उपाय, वित्तीय प्रोत्साहन, कौशल विकास आदि शामिल हैं तथा इनका ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। धन्यवाद। आप सभी को सूचित किया जाता है। प्रश्नकाल का समय प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी कोमल जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? क्या इस अचानक आई हुई महंगाई की आंधी को नहीं रोका जा सकता? क्या इसी प्रकार हमारा देश एक गड्ढे में जाता रहेगा? क्या इसी प्रकार एक आम आदमी आत्महत्या को उतारू होता रहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हजारों योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आई। मैं जनता से यह भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कब तक महंगाई पर काबू पा लिया जाए? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को यह बताना चाहूंगी कि महंगाई का मुख्य कारण पूर्व सरकार की गलतियां हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी मैं सदस्य को यह आश्वासन देती हूँ कि मात्र 6 माह तक, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मात्र 6 माह तक महंगाई पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया जाएगा। जी महोदय, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो मात्र आप 6 महीने में महंगाई पर काबू पा लेंगे? माननीय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष प्रीति को यह बताना चाहूंगी कि सरकार जादू की छड़ी से नहीं चला करती, बल्कि इसके लिए भिन्न कार्य करने होते हैं, जो मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी। अन्य राजनीति जो सामान मंगाया जाएगा उसे कर मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। दाल, चावल, प्याज आदि को अति आवश्यक खाद्य पदार्थों की सामग्री में रखा जाएगा। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कुमारी करिश्मा जी अपना प्रश्न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री की शिक्षा व्यवस्था पर रोशनी डालना चाहूंगी। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में 116वें स्थान पर है। भारत में केवल 56% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल में सरकार ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं और उन देशों का नाम रोशन करते हैं। हमारे देश में ऐसा क्या नहीं है कि बच्चे यहाँ पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षा मंत्री जी, भारत शिक्षा बजट के पायदान में 11वें स्थान पर है। आप कहते हैं पहले स्थान पर है, कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से तो हम रूबरू परिचित हैं ही कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका है। महोदय, हमने और हमारी सरकार के सहयोग से बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन जारी की गई थी, ताकि बच्चों किसी भी विद्यार्थी का सत्र खराब ना हो। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें मुफ्त टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। महोदय, हमारी सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है, जिसमें 5+3+4 को लागू किया जाएगा, जिसमें हमने दीक्षा ऐप को बनाया है और इसमें 5+3+4 में बच्चों को डेटा साइंस, कोडिंग व हैंडक्राफ्ट के इसमें पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, ताकि हमारे देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके और इसे सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्रश्न संख्या 103 कुमारी खुशी जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके साथ ये बात प्रकट करती हूँ। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2 वर्ष से चिकित्सा की लापरवाही के कई मामले दर्ज किए गए हैं। कई महिलाओं, बच्चों, पुरुषों की मृत्यु चिकित्सा की लापरवाही की वजह से हो रही है। अध्यक्ष महोदय जी, लापरवाही की हद तो यहाँ देखने को मिली कि पल्स पोलियो की जो दवाई 2015 में शुरू की गई थी, वह दवाई 2018 में आनंद फानन में बांट दी गई है।
गांव में तो जो सीएमओ को फीस दिए जाते हैं उनमें उनका खाना पड़ा हुआ था और दवाएं जमीन पर दी गई थी। इसी लापरवाही के कारण जो दुनिया में बस पोलियो खत्म हो चुका है उसने भारत में अपने पैर पसार लिए हैं। मैं सत्ता पक्ष इसका जवाब जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महोदय जी को बताना चाहती हूँ कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाली लापरवाहियों से मीडिया के माध्यम से अवगत है और हम भी भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर भी दिन रात काम कर रहे हैं, अतः आप बेफिक्र रहे। अब सभी लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। हाँ जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार जनता के प्रति स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या क्या कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महोदय जी को बताना चाहती हूँ कि हमें इस लापरवाही की खबर मीडिया के माध्यम से मिली है और इससे अपने डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द कर दिए। हमारे देश में 1.5 साल से हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं जहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। हम आयुष्मान कार्ड से लाखों लोगों को 5 लाख का मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं। हम दवाइयों के माध्यम से किसी को मरने नहीं देंगे। ये हमारी सरकार है, हम वही काम करेंगे जो जनता के हित में होगा। प्रश्न संख्या 104 कुमारी प्रीति जी अपना प्रश्न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों के दौरान घरेलू हिंसा के संबंध में घरेलू हिंसा के संबंध को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों के दौरान घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चे को नुकसान पहुंचाती हो इसके तहत महिलाओं एवं विपक्षी परिवारों को कार्यालय में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और दोनों परिवारों को समझौता करने के लिए समझाया जाता है। इसके तहत हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं जैसे महिला सशक्तिकरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना तथा बाल समेकित योजना आदि। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 105 कुमारी ज्योति जी अपना प्रश्न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि वे देश के किसानों की खराब हालातों को सुधारने के लिए व लाखों लोगों की जान को बचाने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है। आप हमें बताइए, आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों के विकास और आत्महत्या को रोकने के लिए भविष्य में प्रभावी योजनाएं लागू करने जा रही है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत इस योजना की शुरुआत सन 2018 में किया था। तब से लेकर अब तक सरकार ने 10 किस्त जारी कर चुकी है। जी हाँ महोदय, इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। दिसंबर माह सन 2022 की किस्त अब तक 10.6 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष पार्टी कुमारी ज्योति को यह भी बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने भविष्य में योजनाएं लागू की है जो इस प्रकार है: किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि विपणन, चारा और चारा विकास योजना, पशुधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व अन्य सिंचाई योजनाएं शामिल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि शून्यकाल प्रारंभ होता है। खंड संख्या 01 कुमारी शीतल जल संरक्षण का मुद्दा उठाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जल संरक्षण मंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, साफ सुथरा पेयजल देश, समाज, अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। 2018 की नीति आयोग में यह सामने आया कि आज पानी की जितनी आवश्यकता है 2030 में दोगुनी, 2050 में 4 गुनी हो जाएगी। साफ पेयजल न मिलने के कारण भारत में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ वो जल की इस स्थिति को देखने के लिए और आने वाली जल के संकट को लेकर आखिर क्या कदम उठा रही है, स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष पार्टी को यह बताना चाहती हूँ कि जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2014 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना है। इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक गाँव को जल परीक्षण फील्ड किट प्रदान कराई गई जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर जल के नमूनों का परीक्षण किया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2019 विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खंड संख्या 02 कुमार राहुल अपना मुद्दा उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पर्यटन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं। वैश्विक व घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है। कोरोना महामारी में हुए नुकसान के आंकड़ों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी पार्टी को बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी से उभर रहे प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों को सरकार द्वारा कोरोना अनुशासन की पालना के साथ खोला जा रहा है। वैश्विक पर्यटनों में 75% एवं घरेलू पर्यटनों में 50% की कमी दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में वर्ष 2020 में लगभग 200 करोड़ राजस्व घाटा हुआ है। खंड संख्या 03 कुमार दिलीप अपना मुद्दा उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कोरोना महामारी के समय निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से जबरन फीस वसूली को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।
सरकार ने निजी विद्यालयों, संस्थानों व अन्य शिक्षण संस्थानों को 70% फीस लेने का दबाव बनाया। साथ ही किसी अभिभावक को आर्थिक या शारीरिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस न लेने के आदेश जारी किए गए हैं। खंड संख्या 04 कुमारी रजनी अपना मुद्दा उठाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि विदेश मंत्रालय के ऊर्जा विभाग को बंद कर दिया गया है? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विदेश मंत्रालय ऊर्जा प्रभाग को बंद नहीं किया गया है। इसका केवल विलय किया गया है और इसका नाम IPP तथा ES प्रभाग रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि बिजली की किल्लत ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शिक्षा को अंधकार में डाल दिया गया है। सरकार बिजली आपूर्ति के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कोयले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण इलाकों में सोलर पैनल लगाने की योजना प्रस्तावित कर रही है। शीघ्र ही ये योजना लागू कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव से काम कर रही है। हम बिजली नाम पर हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं और न ही नाम देकर गाँव में बिजली पहुँचाते हैं। हमने काम किया और जनता ने उस पर मुहर लगाई है। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पक्ष मजबूत है और हम इसी के सहारे जीतेंगे। आप सभी को अवगत कराया जाता है, स्थगन प्रस्ताव का समय प्रारंभ होता है। आगे की कार्यवाही में कुमारी रंजना अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। महोदय, हमें कार्य प्रस्ताव लाने की अनुमति दें। अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर शहर के एक नामी स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्राओं को शोषण करने व अश्लील मैसेज करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने कोरोना महामारी के दौरान छात्राओं के ऑनलाइन क्लास ग्रुप से छात्राओं के फोन नंबर लिए और उन्हें अश्लील मैसेज किए। पहले भी कई छात्राओं ने ऐसे आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, ये तो सिर्फ किसी स्कूल की घटना है और भी कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में पढ़ी जाती हैं। कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करवाई जाए। कुमारी सुहानी अपना मुद्दा उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए नेटबंदी करवाई जाती है। सुरक्षा हेतु तो नेटबंदी ठीक है, परंतु अपनी प्रशासनिक असमताओं को ढकने के लिए नेटबंदी ठीक नहीं है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि नेटबंदी पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेटबंदी करवाना इसका कोई उपाय नहीं है। सरकार नकल करवाना चाहती है। नकल के साथ साथ भाई भतीजा वाद भी चलता है। फेसबुक पर व्हाट्सएप चलाने वालों को क्या होगा? उनका तो टाइम ही नहीं कटेगा। मैंने आपको अनुमति दी नहीं ना, बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय महोदय, उत्तर दिए जाने की परंपरा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसका जवाब करवाने की व्यवस्था करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जवाब नहीं देकर बचना चाह रही है सरकार। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। सरकार, इस पर हमारा घोर विरोध है। इस मुद्दे पर हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज ही जवाब दिलवाइए, हिचकिचाइए मत। क्या कोई जवाब देना चाहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप समय निर्धारित कर दें। प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वो सम्मिलित हो। कुमारी काजल अपना मुद्दा उठाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों 25 सितंबर को सर्वदलीय जनप्रतिनिधिमंडल ने जदा घाटी का दौरा किया, जिस पर नई दिल्ली से प्रकाशित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने गंभीर रूप से संसद के विशेष अधिकारों को भंग किया। वहीं पर संसद को भ्रष्टाचार व रिश्वतखोर का सदन कहा गया, जो दूसरों की कमाई पर अपना घर चलाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। महोदय, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ इस मामले को उठाने की हमें अनुमति दे। कुमारी काजल, आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है। आप समाचार कापी के साथ नोटिस दें, मैं विचार करूंगा। आप यह मुद्दा नहीं उठा सकते। महोदय, मैंने कल यह लेख पढ़ा है और आज ही सुबह 10 बजे नोटिस दिया है। मैं इसको अधिकार समिति को सौंप दूंगा। मामले की छानबीन करके जो निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी महोदय। माननीय सदस्यगण की ओर से मुझे घोषणा करनी है। माननीय सदस्यगण की ओर से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक, वित्त मंत्री श्री साजिद जावेद हमारे इन देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। आगे भी हम सहयोगी बनकर कार्य करते रहेंगे। अपने देश में इनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। अब सभा पटल पर पत्रों को रखा जाएगा। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। मोदी जी, आपकी अनुमति से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भाग 7 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध रोकथाम अधिनियम 2013 बाल एवं किशोर श्रम निषेध नियम 1986 के तहत करे गए प्रावधान प्रक्रियाओं संबंधी सूचनाओं को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। गृह मंत्री कुमारी निशा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 71 के अंतर्गत नशीले पदार्थों का प्रयोग, तस्करी, आयात पर निर्यात करना, एनडीपीएस की धारा 4142 के तहत किए गए प्रावधानों व प्रक्रियाओं संबंधी सूचना को सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद।
आप सभी को अवगत कराया जाता है। अब ध्यान आकर्षण का समय प्रारंभ होता है। विपक्ष पार्टी के सदस्य अपने प्रश्न संबंधित मंत्री से अपना प्रश्न करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। मान्यवर, आज भारत देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक चुनौती का विषय बना हुआ है। काफी सारे देशों से हथियार आयात किए जाते हैं। मैं रक्षा मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कि वे सैन्य सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। माननीय महोदय, मैं विपक्ष पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि जिस भारत को पहले धिक्कारा जाता था, आज वही भारत विश्व पटल पर चमक रहा है। आज भारत के पास सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ मौजूद है। आज भारत दूसरे देशों से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बात करता है। जहां विपक्ष ने हथियारों की बात की, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भारत के पास एक नहीं अपितु एक से एक घातक हथियार है। आज भारत के पास आकाश मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, तेजस विमान है और MiG-21 जिसका हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने परचम लहराया है। पाकिस्तान के आधुनिक विमान F-16 उड़ाया है MiG-21 से, जो कि काफी प्राचीन है। माननीय महोदय, शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर कभी बुद्धि पैदा नहीं करती। विंग कमांडर अभिनंदन ने इसको निर्धारित किया। आज भारत के पास खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। पहले भारत के पास नहीं होता था, लेकिन आज भारत के पास है। पहले भारत दूसरे देशों से खरीदता था और उनके बलबूते हमें लड़ाई लड़नी होती थी, लेकिन आज भारत के पास ऐसी समस्या नहीं है। यदि लक्ष्य दुरंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है INS विक्रांत। विक्रांत केवल एक युद्धपोती नहीं, यह भारत की एक नई पहचान है। माननीय महोदय, आज भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की ओर अग्रसर है। विपक्ष पार्टी को भी चाहिए कि हमारा साथ दे और भारत निसंदेह एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अग्रसर है। धन्यवाद महोदय, कश्मीर समस्या और आतंकवाद से निपटने की समस्या के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें। जी महोदय, कश्मीर की समस्या भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख समस्या थी। भारत के विभाजन स्वरूप कश्मीर समस्या पैदा हुई। स्वतंत्रता से पहले कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक विदेशी रियासत थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया, किंतु 15 अक्टूबर 1947 को लगभग 5000 आक्रमणकारियों ने कश्मीर के अंदर ओवन के किले की घेराबंदी शुरू कर दी। अतः कश्मीर समस्या का समाधान मुश्किल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू एवं कश्मीर इस तरह की समस्याओं से मुक्त है। धारा 370 को निसंदेह खारिज कर दिया गया है और वहां की जनता खुशहाल है। और जो हमारी सेना, जिन्हें सर झुकाना पड़ता था पत्थरबाजों के कारण, कुछ चुनिंदे आक्रमणकारियों के कारण, आज हमारी सेना ऐसी नहीं है। लाल चौक, जिसका जिक्र जम्मू एवं कश्मीर पर किया जाता था, जहां पर हमारे जवानों को मार दिया जाता था, आज हमारे जवान सीना तान कर खड़े रहते हैं और किसी भी जनता को तकलीफ नहीं होने देते हैं। ना ही डरते हैं, ना ही डराते हैं। वे देश की रक्षा करते हैं, वे देश दिखाते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। आज धन्यवाद। अब विधेयक को पारित किया जाएगा। विधेयक का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अब कुमारी सिया शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 की पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव पास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 पर पारित प्रस्ताव का आग्रह करूंगी। प्रश्न यह है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन की अनुमति चाहते हैं। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इस विधेयक में हाँ का बहुमत था, इसलिए प्रथम वाचन में हाँ की जीत हुई तथा प्रथम वाचन में बिल को स्वीकृति दी जाती है। अब विधेयक के द्वितीय चरण पर चर्चा प्रारंभ होगा। कुमारी सिया जी इस विधेयक पर चर्चा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय महोदय, मैं विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ। माननीय महोदय, यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। महोदय, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं सिखाती, बल्कि यह एक सुखद जीवन शैली है। यदि यह विधेयक हम पास कर देंगे तो एक इतना सुखद अनुभव होगा कि यहाँ पर सभी विधायक शिक्षित हैं। माननीय, इस विधेयक को आने में पूरे 60 वर्ष लग गए। चलो देर आए दुरुस्त है, मैं संपूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करती हूँ, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधित्व योग्य में योग्यतम, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम को ही चुनता है। उसका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, लोकसभा में नहीं जनता में चुना जाता है। यदि जनप्रतिनिधित्व अनपढ़ है लेकिन मिलनसार है, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला है, तो दूसरी ओर पीछे की पोस्ट पर है लेकिन दूसरों के दुख दर्द को ना समझने वाली ऐसी घमंडी जनता अपना प्रतिनिधित्व अनपढ़ को ही चुनती है। यह अगर आगे फैलाने की बात है, यदि नेता बनने की एलिजिबिलिटी शिक्षा है तो सभी पढ़े लिखे लोग राजनेता बन जाएं। मैं पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करती हूँ, परंतु यह बिल बहुत से अनुभवी लोगों को ठेस पहुंचाएगा। विधेयक के अनुसार भाग 3 के प्रतिशत अंकों को समाप्त कर दिया जाए तो मैं इस बिल पर चर्चा कर सकती हूँ, परंतु मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इसलिए है कि कोई हमारे जनप्रतिनिधि को लुभा न सके, उसे व्यक्तिगत लालच न दे सके और उसकी सोच को बढ़ा सके, उसे सही रास्ते पर चला सके। मुझे अफसोस है कि विपक्ष इस विधेयक को राजनीति से प्रेरित समझ रहे हैं, जबकि यह तो सरकार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है। मुझे अफसोस है, जिस विधेयक का पूर्ण से पारित हो जाना चाहिए उसका विरोध किया जा रहा है। हम भी कभी विपक्ष में थे, परंतु जो कदम जन कल्याण के लिए थे हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। मुझे लगता है इन्होंने विधेयक को ठीक से पढ़ा ही नहीं है।
इसमें लोकसभा सदस्य अपनी शैक्षणिक योग्यता सुधारने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करके गौरवान्वित महसूस करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस शिक्षा निधि विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, क्योंकि केवल शिक्षित व्यक्ति ही समस्याओं को हल कर सकता है। यह सोचना तो अनुभव के आधार पर कार्य करने वालों बुजुर्गों का अपमान है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो हम तमाम ऐसे लोगों से आगे बढ़ने का अवसर छीन जाएगा जो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, क्योंकि शिक्षा हमारे व्यक्तिगत विचारों को निखारती है और हमें समस्या की जड़ तक पहुँचाना सिखाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने कई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 में आरंभ की है, जिसके अनुसार सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GPR के साथ पूर्व विद्यालय माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। मेडिकल एंड लॉ स्टडीज नीट इंक्लूडेड पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस पॉलिसी के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव का लागू करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई है, जिनको शिक्षा नीति के अनुसार पूरा किया जाना है। इस कार्यों में स्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शनल रीजनल लैंग्वेज बेस्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है। धन्यवाद। जो इस विधेयक के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इस विधेयक को स्वीकृति दी जाती है। अब विधेयक के तृतीय चरण की कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न यह है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 पारण का प्रस्ताव पास करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव करूंगी। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 2015 विधेयक का अंग बनाया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। खंड 2015 इस विधेयक का अंग बना। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 को पारित प्रस्ताव का आग्रह करूंगी। सदन का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ है, अतः इसे उच्च सदन के विचारों के लिए भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार सदन की सभी कार्यवाही को समाप्त करने से पूर्व राष्ट्रगान किया जाएगा। मेरा अनुरोध है सदन में उपस्थित सभी सदस्य राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जय हरि मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।